नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए मसाई जनजाति का भाग 2 क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे उनमें हमने कल की क्लास में अध्ययन किया था सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय के साथ साथ में निवास क्षेत्र पढ़ा था। निवास क्षेत्र के साथ साथ में उनकी शारीरिक लक्षण पढ़े थे और उसके साथ में उनके भोजन पढ़ा था। तो ये मसाई जनजाति के सामान्य परिचय, निवास क्षेत्र, शारीरिक लक्षण और भोजन के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की इस सेकंड क्लास में हम मसाई जनजाति के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के इनका पहनावा है, तो वस्त्र पढ़ेंगे। उसके बाद में उनके आवास और घर पढ़ेंगे। उसके बाद में उनका कौन सा व्यवसाय है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसका सामाजिक संगठन है, उसका समाज है वो किस तरह का है, वो भी उसका भी हमें अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी नोट पेन लेकर के इस क्लास में बैठिए और अपने नोट्स है वो कंप्लीट कर लीजिए। नए आए हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और साथ साथ में उस स्टूडेंट को भी शेयर कर दीजिए जो हमारी क्लास से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक। तो आज हम मसाई जनजाति के बारे में विस्तार से इन चारों पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है वस्त्र के बारे में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मसाई जनजाति के लोग किस तरह के वस्त्र पहनते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं और इस डायग्राम को देख करके आपको पता चल गया होगा कि ये लोग किस तरह के वस्त्र है वो धारण करते हैं अपने तन को ढकने के लिए। अगर मुख्य सामग्री की बात करें, ये पहनावे की बात करें, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इनके वस्त्र होते हैं वो पारंपरिक रूप से पशुओं की खाल से तैयार किए जाते हैं। यानी ये जो वस्त्र पहनते हैं, जो पारंपरिक तरीका वो होता है जो प्राचीन पीढ़ी से चली आ रही है, और उसी प्राचीन परंपरा के आधार पर ये लोग मुख्य रूप से जो पशुओं की जो खाल होती है और उस खाल से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। परंतु अब आधुनिक जीवन में यही लोग ऊनी और सूती के वस्त्र पहनते हैं, और जो वस्त्र पहनते हैं वो एक कलर के ये वस्त्र पहनते हैं, वो है रेड कलर के, यानी लाल रंग की ये वस्त्र मुख्य रूप से पहनते हैं अधिकतर जनसंख्या। अगर प्रसंस्करण की बात करें तो यानी चमड़े को मक्खन या चर्बी लगाकर मुलायम बनाया जाता है ताकि वह पहनने योग्य हो सके। यानी प्रसंस्करण का अर्थ होता है कि उसको दोबारा मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। तो जैसे ये पशुओं से खाल प्राप्त करते हैं और उसी खाल से ये उस खाल पर या तो मक्खन होता है, जो उनके पालतू जानवर गाय होती है उससे जो मक्खन निकाला जाता है, और उस मक्खन को या फिर जो चर्बी होती है वो चर्बी लगा लेते हैं, जिससे वो खाल क्या होती है मुलायम हो जाती है, जो पहनने के योग्य हो। तो इस तरह के ये कार्य करते हैं उस खाल से वस्त्र बनाने से पहले। अगर महिलाओं के पहनावे की बात करें तो महिलाएं हैं वो बकरे की खाल से बनी विशेष ओढ़नी धारण करती हैं। यानी ये भी जनजाति की जो महिलाएं हैं वे अपने सर को ढकने के लिए ओढ़नी का इस्तेमाल करती है, और वो ओढ़नी होती है वो बकरे की खाल से बनी होती है, और बकरे की खाल से बनी हुई ओढ़नी होती है वो मुलायम होती है और हल्की होती है, और मुलायम और हल्की होने के वजह से वो अपने सर पर है वो धारण कर लेती है, अपने सर को ढक लेती है। उसके साथ साथ में योद्धाओं का पहनावे की बात करें तो योद्धा अक्सर जंगली पशुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं जो उनकी बहादुरी का प्रतीक है। यानी जैसे उन्होंने किसी चीते का शिकार किया, बाघ का शिकार किया, या फिर
शेर का शिकार करते हैं तो उसकी जो खाल होती है उसके केवल योद्धा लोग ही या पहलवान कुश्ती जो लोग होते हैं वो लोग ही वस्त्र पहनते हैं। क्योंकि वो अक्सर इसलिए पहनते हैं क्योंकि शेर, चीता और बाघ होते हैं वो एक शक्ति का प्रतीक होता है और योद्धा लोग अपने आप को बहादुरी या शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए वो वस्त्र है वो धारण करते हैं। अगर इनकी एक विशिष्ट टोपी की बात करें तो पुरुषों में चमड़े की नोकदार टोपी पहनने की एक परंपरा होती है। यानी पुरुष जाति में जो चमड़े की एक टोपी बनाई जाती है गोलाकार आकृति में, वो प्राचीन परंपरा का आधार है उनका, और वो अपने सर पर है। वो जिस तरह से यहाँ राजस्थान में पगड़ी दर्शा अपने सर की आन बान शान माना जाता है, उसी तरह से ये भी लोग मसाई जनजाति के लोग भी जो पुरुष होते हैं वो अपने सर को ढकने के लिए उस तरह की खाल से बनी हुई टोपी पहनते हैं जो ऊपर से नोकदार होती है, यानी त्रिभुजाकार आकृति में बनी होती है। अगर आभूषण और श्रृंगार की बात करें तो ये उत्सवों के दौरान स्त्री और पुरुष दोनों मनकों के रंगीन आभूषण पहनते हैं। यानी चाहे महिला हो चाहे फिर पुरुष हो, दोनों ही जब कोई उत्सव होता है, त्यौहार आता है या फिर कोई अन्य प्रोग्राम होते हैं इन जनजाति में, तो ये लोग मन के होते हैं, जो मोती होते हैं उन जो अलग रंग बिरंगे होते हैं तो उनके आभूषण पहनते हैं। इसके साथ साथ में संपन्न परिवारों की जो लड़कियां होती है वो हाथों और पैरों में लोहे के कड़े पहनती हैं। यानी जो भी महिलाएं होती है और समाज परिवार में मसाई जनजाति का जो समाज होता है उसमें जो लड़कियां होती है और वो जो अमीर परिवार यानी तो धनाढ्य परिवार होता है, वो महिला जो लड़कियां होती है वो अपने गले में, पैरों में और हाथों में लोहे के कड़े पहनती हैं। क्योंकि उस समय उनको पता नहीं है, क्योंकि ये वनों में निवास करते तो उनको सोना चांदी तक इनकी पहुंच नहीं है, तो इसलिए लोहे के आभूषण है वो पहनते हैं। और जिनके पास में जितने ज़्यादा कड़े पहने होते हैं, चाहे गले में हो या फिर हाथों में हो या पैरों में जो पहनती हैं, तो वो सबसे संपन्न घरों की लड़की है वो मानी जाती है। ठीक है ना। इसके साथ साथ में अगर पादुका की बात करें, जो पैरों में पहनने वाली जो पादुका होती है और जो अपने पैरों की सुरक्षा के लिए मोटी खाल की चप्पलें पहनी जाती हैं, यानी जो वो भी चमड़े की बनी होती है जो अपने पैरों में पहनी जाती है। तो इस तरह के इनका पहनावा और वस्त्र हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए 5 नंबर वस्त्र। हाँ, उससे पहले मैंने 4 पॉइंट आपको करवा दिए। सामान्य परिचय, निवास क्षेत्र, शारीरिक संरचना और भोजन। हाँ, वस्त्र हेडिंग डाल लीजिए। हाँ, वस्त्र में नोट कीजिए मसाई लोगों के वस्त्र विभिन्न जानवरों की मसाई लोगों के वस्त्र विभिन्न जानवरों की शिकार से प्राप्त चमड़े से बने होते हैं उस चमड़े को मक्खन एवं चर्बी से चिकना एवं मुलायम कर लिया जाता है
चिकना एवं मुलायम कर लिया जाता है। महिलाएं बकरे की खाल से बनी बकरे की खाल से बनी ओढ़नी ओढ़ती है। योद्धा लोग अक्सर जंगली पशुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। जंगली पशुओं की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं जो उनकी बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। जो उनकी बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। पुरुष लोग चमड़े की नोकदार टोपी पहनने की एक प्राचीन परंपरा है। नोकदार टोपी पहनने की एक प्राचीन परंपरा है। मसाई जनजाति के पुरुष व महिलाएं मसाई जनजाति की पुरुष व महिलाएं मनकों या मोतियों से बने आभूषण पहनते हैं। संपन्न परिवारों की लड़कियां हाथों और पैरों में संपन्न परिवारों की लड़कियां हाथों और पैरों में लोहे के कड़े पहनते हैं। हाथों और पैरों में लोहे के कड़े पहनती है।
ये लोग खाल से बनी या चमड़े से बनी जूते या चप्पल भी पहनते हैं। जूते या चप्पल भी पहनते हैं। जूते या चप्पल भी पहनते हैं। तो ये इस तरह के इनके आभूषण और वस्त्र होते हैं मसाई जनजाति के लोगों के। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है आवास या फिर कहें कि इनके घर। तो मसाई जनजाति के आवास और घर की अगर बात करें तो आप मैप में डायग्राम में देख भी सकते हैं किस तरह के इनके आवास बने होते हैं। एक झोंपड़ियों के रूप में इनके आवास होते हैं। जीवन शैली की बात करें तो मसाई एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। अर्ध घुमंतु जनजाति यानी ये मुख्य रूप से 2-4 महीने यहाँ रुक लिए, कुछ 2-4 महीने वाले रुक लिए, इस तरह से ये स्थानांतरण कर लेते हैं। तो ये अर्ध घुमंतु जनजाति इसलिए क्योंकि ये अपने साथ में वो पालतू जानवर रखते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्रवास नहीं करते हैं। इनमें कोई संकट की स्थिति उत्पन्न होती है या कोई विपदाएं आ जाती है तब ये लोग उस स्थान को बदल करके दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, इसलिए इसे अर्ध घुमंतु जनजाति के नाम से जाना जाता है। जो चारों ओर पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ निरंतर स्थान परिवर्तन करती रहती है। यानी जहां पर पानी की समस्या होती है, पीने के जल की समस्या होती है अपने लिए और अपने पशुओं के लिए, तो ये उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। और जहां पर इसे मीठा जल प्राप्त होता है और वहीं पर जाकर के ये लोग अपना स्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं और अपना आवास स्थापित कर लेते हैं। अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो इनके सामूहिक निवास स्थान को क्राल कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मसाई जनजाति का जो सामूहिक यानी उनका जो समूह होता है 15, 20 या 25 जो समुदाय का, और वो एक जगह इकट्ठे जो अपनी झोंपड़ियां या फिर कुछ आवास बनाते हैं, तो संयुक्त रूप से उनके या सामूहिक रूप से जो आवास बने होते हैं उनको क्राल के नाम से जाना जाता है। तो उनको क्राल कहते हैं। अगर बनावट की बात करें तो क्राल एक गोलाकार आकृति में बना होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये देखो झोंपड़ी होती है इस तरह से गोलाकार। तो यानी क्राल जो भी बनाते हैं लोग इस तरह से गोलाकार आकृति में बनाते हैं। एक की झोंपड़ी यहाँ होगी, एक की झोंपड़ी यहाँ होगी, इस तरह से गोलाकार आकृति में ये सभी अपनी अपनी झोंपड़ियाँ वो बनाते। और बीच का स्थान होता है वो खाली रखा जाता है अपने मवेशियों को रखने के लिए। और इनमें लगभग 20 से 50 झोंपड़ियां होती है। यानी जो इनका क्राल का जो समूह होता है वो 50 से लेकर के 20 या 50 के बीच में होता है और उनको क्राल के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा के लिए अगर देखें तो इसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां का घेरा बनाया जाता है ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। तो यानी जो जहां झोंपड़ियां बनाते हैं उसके चारों ओर क्या बना लेते हैं ये लोग, जो कांटेदार झाड़ियों सा घेरा बना लेते हैं, और जिससे क्या होता है उस जंगली जानवरों की रक्षा के लिए, यानी अपने लिए और अपने परिवार या फिर मवेशियों को कुछ नुकसान न हो, इसलिए वो चारों ओर कंटीली झाड़ियों से बना देते हैं। अगर इनकी झोंपड़ियों का निर्माण देखें तो झोंपड़ियां बनाने का कठिन कार्य मुख्य रूप से महिलाएं करती है। यानी स्त्रियां जो है वो झोंपड़ियां बनाने का कार्य वो करती है। पुरुष है वो झोंपड़ियां या घर का कार्य वो नहीं करते हैं, केवल महिलाएं ही करती हैं।
तो झोंपड़ियां बनाने का जो बहुत कठिन कार्य होता है, और वो कठिन कार्य केवल महिलाएं ही करती हैं। इसके साथ साथ में ये लकड़ी, घास, मिट्टी और गाय के गोबर के लेप से बनाई जाती है ताकि बारिश से बचाव हो सके। यानी ये जो लोग लकड़ी, घास से बना करके उसके ऊपर है वो गाय का गोबर के से लेप बना देते हैं, जिससे बारिश हो या आंधी तूफान हो तो उससे रक्षा हो सके, उससे बचा जा सके, या फिर जो ठंड होती है या ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी पड़ती है तो उस ग्रीष्म या उष्णता से है वो बचा जा सके, इसलिए उसके चारों ओर उसका लेप कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी झोंपड़ियां होती है। इनकी अगर सामुदायिक जीवन की बात करें तो एक कराल में 40 से 50 परिवार है वो मिल करके रहते हैं। यानी एक समुदाय में 40 से 50 परिवार होते हैं और वो सभी परिवार मिलजुल करके एक स्थान पर निवास करते हैं। इसके साथ साथ में आंतरिक व्यवस्था की बात करें तो कराल के बीच का खुला स्थान रात में पशुओं को बांधने का काम करता है। तो आपने यहाँ मैंने अभी बताया था, इस तरह से गोलाकार आकृति में झोंपड़ियां बनाते हैं और बीच का जो आकार में यहाँ पर है खाली स्थान छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अपने मवेशियों को, पशुओं को बांधने के काम में लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरह के अपने आवास स्थापित करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए आवास या फिर घर। हाँ, आवास या घर। हाँ, नोट कीजिए आवास या घर। लिखिए मसाई लोगों का संपूर्ण जीवन, मसाई लोगों का संपूर्ण जीवन पशुपालन पर निर्भर होने के कारण, पशुपालन पर निर्भर होने के कारण यह लोग चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपने पालतू जानवरों के साथ, अपने पालतू जानवरों के साथ मौसमी स्थानांतरण करते रहते हैं। मौसमी स्थानांतरण करते रहते हैं। यह लोग अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं। यह लोग अपनी झोंपड़ियां बनाते हैं जिसमें एक साथ
जिसमें एक साथ 40 से 50 परिवार, जिसमें 40 से 50 परिवार एक साथ रहते हैं। 40 से 50 परिवार एक साथ रहते हैं, जिनकी अलग अलग झोंपड़ियां होती है, जिनकी अलग अलग झोंपड़ियां होती है, जिन्हें क्राल कहा जाता है, जिन्हें क्राल कहा जाता है, जिन्हें क्राल कहा जाता है। एक क्राल के अंतर्गत एक क्राल के अंतर्गत 20 से लेकर 50 झोंपड़ियों का 20 से लेकर 50 तक की झोंपड़ियों का समूह होता है। समूह होता है। इनके क्राल गोलाकार आकृति में बने होते हैं। इनके क्राल गोलाकार आकृति में बने होते हैं। झोंपड़ियां बनाने का कार्य महिलाएं करती है। झोंपड़ियां बनाने का कार्य महिलाएं करती है। पुरुष लोग अपने पालतू पशुओं का चारण करते हैं। पुरुष लोग अपने पालतू पशुओं का चारण करते हैं, यानी पशुचारण का जो कार्य है वो पुरुष करते हैं, और जो झोंपड़ियां बनाने का या घर का जो कार्य है वो महिलाएं ही करती हैं। क्राल में, आगे नोट कीजिए, क्राल में पशुओं के प्रवेश एवं मसाई लोगों के प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार होते हैं। पशुओं के प्रवेश एवं मसाई लोगों के प्रवेश के लिए अलग अलग द्वार होते हैं। झोंपड़ियों की दीवार लकड़ी एवं
मोटी घास से लकड़ी या मोटी घास से लकड़ी या मोटी घास से निर्मित की जाती है। मोटी घास से निर्मित की जाती है। झोंपड़ियां पूर्णतः अंधकार में होती है, यानी उस झोपड़ियों में रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है ना, एकदम अंधेरा होता है। झोंपड़ियां पूर्णतः अंधकार में होती है। इनके आवास में बच्चों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के सोने के अलग अलग स्थान होते हैं। सोने के अलग अलग स्थान होते हैं, यानी इनके अलग अलग रूम होते हैं। उन रूम में चाहे वो वृद्ध हो तो वो अलग रूम में, बच्चे हैं तो वो अलग रूम में, और जो महिलाएं हैं वो अलग रूम में अपना है वो जीवन यापन करती है, ठीक है ना। तो इनके अलग अलग रूम होते हैं। तो ये था मसाई जनजाति लोगों के आवास या फिर कहें कि घर। तो इस तरह से इनके आवास और घर बने हुए होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हम अगर देखें तो व्यवसाय, और व्यवसाय में अगर हम चर्चा करें व्यवसाय के रूप में किस तरह से ये लोग व्यवसाय करते हैं, तो ये लोग मुख्य रूप में पशुपालन का कार्य करते हैं। और आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये मसाई जनजाति के पुरुष और महिलाएं हैं, और ये अपने साथ में गाय, बैल, भेड़, बकरियां भी रखते हैं। तो यानी पशुपालन है ये सर्वाधिक मात्रा में ये लोग करते हैं। अगर इनकी प्राथमिक व्यवसाय की बात करें, यानी प्रमुख व्यवसाय की बात करें, तो ये लोग पशुचारण ही इनका जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो यानी ये लोग पशुचारण को ही अपना जीवन निर्वाह का मुख्य साधन मानते हैं, और उसी से वो अपनी आय प्राप्त करते हैं, उपज प्राप्त करते हैं। जैसे उनसे पशुओं से मांस प्राप्त होना तो वो अपने भोजन के रूप में, उनसे मिलने वाली जो खाल होती है उनसे अपने वस्त्रों के रूप में, उनसे मिलने वाला जो दूध होता है वो भोजन के रूप में। तो इस तरह से, या फिर जो रक्त होता है उस रक्त से भी ये लोग भोजन के रूप में सेवन करते हैं। तो इस तरह से इनका व्यवसाय होता है, जो प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। अगर स्वामित्व की बात करें तो प्रत्येक परिवार के पास अपने पशुओं का एक अलग और स्वतंत्र समूह होता है। यानी इन लोगों के पास, यानी प्रत्येक परिवार के पास अपने अपने पशुओं के लिए अलग अलग और स्वतंत्र समूह होता है। किसी के पास में 20 है पशु, किसी के पास में 10 है, किसी के पास में 50 है, किसी के पास में 100 है। तो इस तरह से इनके परिवार में अलग अलग संख्याएं होती है, और उन पशुओं का वो खुद है वो क्या होते हैं, मालिक होते हैं, यानी स्वामी होते हैं। अगर श्रम विभाजन की बात करें, यानी कार्य की बात करें, तो पुरुष जो होते हैं वो पशुओं को सुरक्षित चारागाहों में ले जाने और उनकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो पुरुषों, यानी मुख्य रूप से कहें तो योद्धाओं का होता है। यानी जो कुश्ती पहलवान होते हैं या शरीर में हट्टे कट्टे होते हैं, वो लोग पशुचारण करते हैं, और वो उन्हीं स्थान पर लेके जाते हैं जहां पर उनको और उनके पशुओं को सुरक्षित रहे, यानी कोई जंगली जानवर है उसको नुकसान न पहुंचाए। तो उन स्थान पर जाकर के ये लोग पशुचारण करते हैं। तो पुरुषों का ये कार्य होता है।
अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं हैं वो दूध निकालने, घर के प्रबंधन के लिए और बच्चों की देखभाल का कार्य है वो महिलाएं ही करती हैं। यानी उन जानवरों का दूध निकालने का कार्य महिलाएं करती है। घर के प्रबंधन यानी घर का जो मैनेजमेंट होता है, अगर हम कहें कि गृह विभाग जो होता है वो महिलाओं के ही पास होता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में घर में बच्चों की देखभाल करना, उनको समय समय पर भोजन देना, उनको तैयार करना, ठीक है ना। तो ये सब कार्य है वो महिलाएं ही करती है मसाई जनजाति की। अगर प्रमुख पशुधन की बात करें तो गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरियां, ये पशुधन ये मुख्य रूप से रखते हैं अपने साथ में। यानी गाय है वो रखते हैं दूध के लिए, भैंस रखते हैं, बैल भी रखते हैं और भेड़ बकरियां भी रखते हैं। परिवहन की साधन की बात करें, ये किस तरह के परिवहन के साधन रखते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने और जाने के लिए, तो ये लोग गधों का भी पालन करते हैं। अपने साथ में गधे रखते हैं जो भारी बोझा ढोने के लिए पाले जाते हैं। यानी उनको जो भारी सामान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए, तो वो गधे हैं वो पालते हैं, उस पर लेके जाते हैं। इसके साथ साथ में ये लोग ऊंट होता है वो भी इनका परिवहन का साधन होता है। तो रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्रों में सवारी और भार वहन के लिए उपयोगी होता है ऊंट, तो इनका भी पालन करते हैं। जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, तो उनकी सवारी भी करते हैं और उन शुष्क क्षेत्रों में वाहन के रूप में उपयोग भी ये लोग करते हैं। अगर इनके धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो ये लोग गाय को अत्यंत पवित्र मानते हैं। यानी ये धार्मिक अनुष्ठान में गाय की पूजा भी करते हैं। ये लोग गाय का वध नहीं करते हैं, गाय को प्रताड़ित नहीं करते हैं, गाय को माता के रूप में माना जाता है। तो यानी गाय को पवित्र मानते हैं और इसे वे ईश्वर का उपहार मानते हैं। गाय को क्या मानते हैं? ईश्वर का उपहार मानते हैं कि जिसके पास में गाय की संख्या ज्यादा होती है तो वो यही कहते हैं कि ये ईश्वर का उपहार है। इसलिए सामान्यतः गाय का वध वर्जित होता है इनके समुदाय में। तो मसाई लोग गाय का वध है वो नहीं करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए व्यवसाय या कार्य। हाँ, व्यवसाय या कार्य नोट कीजिए। व्यवसाय में प्राचीन काल से ही मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। इसलिए इसको पशुपालक जनजाति कहा जाता है। इसलिए इनको पशुपालक जनजाति कहा जाता है। प्रत्येक परिवार के पास पालतू पशुओं का एक समूह होता है। पालतू पशुओं का एक समूह होता है। पुरुष समुदाय
पुरुष समुदाय पशुओं का पशुचारण करते हैं, पशुओं का पशुचारण करते हैं, तथा महिलाएं केवल महिलाएं सुबह शाम जानवरों का दूध निकालना, जानवरों का दूध निकालना तथा झोंपड़ियां बनाने का कार्य, झोंपड़ियां बनाने का कार्य एवं भोजन वस्त्र आदि बनाती है, भोजन वस्त्र आदि बनाती हैं। प्रमुख पालतू पशुओं में गाय, प्रमुख पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, भेड़ एवं बकरियां होती हैं। प्रमुख पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल, भेड़ एवं बकरियां होती हैं। परिवहन के रूप में यह जनजाति गधे भी अपने पास रखते हैं, गधे भी अपने पास रखते हैं। जो भारी सामान ढोने के लिए पाले जाते हैं, जो भारी सामान ढोने के काम या ढोने के लिए पाले जाते हैं। जबकि ऊंट रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्रों में, ऊंट रेगिस्तानी एवं शुष्क क्षेत्रों में सवारी और भार वहन के लिए, सवारी और भार वहन के लिए पाले जाते हैं। ये लोग गाय के दूध को, ये लोग गाय के दूध को लौकी की तुम्बी में रखते हैं
गाय के दूध को लौकी की तुम्बी में रखते हैं। जो लौकी होती है, जो लंबाई में अधिक होती है, उसके बीच का आंतरिक भाग होता है, उसको निकाल लेते हैं। उसको खोखला करने के बाद में उसको स्वच्छ किया जाता है और उससे स्वच्छ करने के बाद में उसमें दूध रखते हैं। उसको थोड़ा सुखा भी लेते हैं लोग, और सूखने के बाद में वो कड़ी हो जाती है। और कड़ी ये कठोर होने के बाद में वो उसमें दूध है या रक्त है या जल रखने के काम में लेते हैं। गाय का यह लोग वध नहीं करते हैं। गाय का यह लोग वध नहीं करते हैं, क्योंकि गाय को यह लोग पवित्र मानते हैं। क्योंकि गाय को यह लोग पवित्र मानते हैं, गाय को ये लोग ईश्वर का उपहार भी माना जाता है। गाय को ये ईश्वर का उपहार भी मानते हैं। लिख लो, गाय को ईश्वर का उपहार भी मानते हैं। तो ये था इन जनजातियों का व्यवसाय। इस तरह से ये जनजाति कार्य करती है अपनी आजीविका के लिए। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो है मसाई जनजाति का समाज, यानी समाज यानी सामाजिक संगठन की अगर बात करें तो ये आप देख रहे हैं मसाई जनजाति के लोग हैं। और ये मसाई जनजाति के लोग संयुक्त रूप में अपने परिवार में रहते हैं। और ये लोग सभी पितृवंशीय समाज से आते हैं और इनमें भी विवाह प्रथा का भी प्रचलन होता है। इसमें आयु निर्धारित है और उसी आयु के अनुसार ये शादी विवाह करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सामाजिक संगठन में। तो सामाजिक संरचना की अगर बात करें या संगठन की बात करें तो मसाई समाज है वो पितृवंशीय व्यवस्था रखते हैं। यानी पितृवंशीय व्यवस्था वो होती है जिसमें पिता की संपत्ति पर उनके पुत्रों का अधिकार होता है। ठीक है ना। तो यानी वो पितृवंशीय समाज होता है। तो इस व्यवस्था से संबंधित है ये जनजाति, जहां पुरुषों से चलता है और पुरुष ही उसका मुख्य होता है। यानी उनका समाज होता है वो पुरुष चलाते हैं और पुरुष ही उसका मुख्य होता है। तो यानी इसलिए इसको पितृवंशीय समाज कहा जाता है। अगर विवाह प्रथा की बात करें तो इसमें गोत्र नियम है, जिसमें समान गोत्र में विवाह पूरी तरह से निषेध है। यानी अपने ही गोत्र में विवाह करना, या ये लोग अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। यानी समान गोत्र होता है उसमें विवाह करना निषेध है, माना जाता है, यानी प्रतिबंध है। तो अपने गोत्र में ये लोग विवाह नहीं करते हैं। विवाह करते हैं तो दूसरे गोत्र में ये लोग जो लड़के या लड़की होती है उससे शादी कर लेते हैं। अगर इनके विवाह की आयु की बात करें तो विवाह आमतौर पर 20 से लेकर के 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। यानी जब लड़का और लड़की जब 20 या 25 वर्ष का हो जाए, लड़की 20 वर्ष की और लड़का 25 वर्ष का होता है, तब ये लोग शादी करते हैं। और ये शादी करने के जो निर्णय होता है कभी कभी शेषावस्था में भी ले लिया जाता है। अगर किसी समुदाय में जाते हैं और उस समुदाय में जाते हैं तो छोटे लड़के या लड़की पसंद आ गए, और पसंद आने के बाद में वो वहाँ पर अपना जो लड़की का या लड़के का रिश्ता है वो कर आते हैं,
तो उसके बाद में छोटी उम्र में ही वो क्या कर लेते हैं, शादी करवा देते हैं उन लड़के लड़कियों को। ये भी है, ये प्रथा कम हो रही है। बहुविवाह की अगर बात करें तो समाज में बहुविवाह प्रथा का भी प्रचलन है, यानी एक पुरुष है वो 2 या 2 से अधिक शादी या 2 या 2 से अधिक महिलाएं रख सकता है। तो यानी 2 या 2 से अधिक महिला या बहुविवाह का प्रचलन इस जनजाति में है, और जो व्यक्ति की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है, यानी उस व्यक्ति के पास में कितने पशुधन है या उसकी किस तरह की प्रतिष्ठा है, किस तरह की इज्जत है समाज में, तो उसके साथ में 5, 7, 8 शादियां वो पुरुष कर सकता है। ठीक है ना। यानी जिसके पास में जो धनाढ्य लोग होते हैं या मसाई जनजाति में जो लोग या पशुधन ज्यादा होते हैं, उसके साथ में महिलाएं शादी करने के लिए राजी हो जाती हैं। तो यानी 7-8 शादियां वो कर लेते हैं पुरुष है। तो बहुविवाह प्रथा प्रचलित है इसमें। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और रुतबा उसके पास मौजूद पशुओं की संख्या से तय होता है। तो यानी अगर जो पुरुष की प्रतिष्ठा है या उसकी इज्जत है या उसका रोब यानी रुतबा कहें, तो वो उसकी पशुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। किसी के पास में 2-3 ही है तो वो निर्धन की श्रेणी में आता है, किसी के पास में 50-60 है तो वो मध्यम श्रेणी में आता है, जिसके पास में 100-150 या 200 होते हैं तो वो उच्च श्रेणी में आता है, वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। तो इस तरह से उसका सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसके समाज में। इसमें धार्मिक विश्वास की अगर बात करें तो ये एकेश्वरवादी और एंगाई देवता में विश्वास रखते हैं, यानी ये एंगाई देवता है और उसी को मानते हैं कि यही ईश्वर है। तो एकेश्वरवादी यानी एक ही ईश्वर को मानते हैं और वो है एंगाई देवता। तो ये लोग मसाई जनजाति के लोग एंगाई देवता की पूजा करते हैं और किसी देवी देवताओं की ये पूजा नहीं करते हैं, इसलिए ये एकेश्वरवादी कहे जाते हैं। अगर इनके समाज में जादू टोना और भविष्यवाणी में गहरा विश्वास है, यानी इनमें जादू टोने का विश्वास भी है, अंधविश्वास, इनमें भविष्यवाणी का भी विश्वास है। किसी ने भविष्यवाणी कर दी कि हाँ ये होगा आपके जीवन में, तो ये लोग फिर मान लेते हैं उसको कि हाँ उसने भविष्यवाणी की है। ठीक है ना। तो यानी जादू टोना और भविष्यवाणी की इनमें इस समाज में गहरा विश्वास है। इनमें एक धार्मिक नेता भी होता है, और धार्मिक जो नेता होता है वो धार्मिक और आध्यात्मिक नेता को लेबोन कहा जाता है। यानी मसाई जनजाति में धार्मिक और आध्यात्मिक जो नेता होता है, जो मुखिया होता है, उसको लेबोन के नाम से जाना जाता है। और वो क्या करता है, उसके समाज में जो भी उपचारक है वो उपचार करता है, और भविष्यवाणी वक्ता भी होता है। तो भविष्य वक्ता भी होता है यानी भविष्य के बारे में बताता है, और उपचारक भी होता है, किसी को चोट लगी या किसी को कुछ रोगग्रस्त है तो उसका उपचार भी वो कर देता है। तो इस तरह का इनका समाज होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन। हाँ, नोट कीजिए सामाजिक संगठन या सामाजिक संरचना में मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण, मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। बाहरी जातियों के आक्रमण एवं जंगली जानवरों के भय के कारण यह समूह में रहते हैं
यानी समूह यानी संयुक्त रूप में रहते हैं, एक ही समूह में, ठीक है ना। तो समूह में रहते हैं मसाई जनजाति का समाज, मसाई जनजाति का समाज मसाई जनजाति का समाज पितृवंशीय व्यवस्था पर आधारित है, पितृवंशीय व्यवस्था पर आधारित है, पितृवंशीय व्यवस्था पर आधारित हैं, जहां उनके समाज का प्रमुख या मुखिया पुरुष होता है, जहां उनके समाज का मुखिया पुरुष होता है, मसाई जनजाति में, मसाई जनजाति में समान वंश या गोत्र में, समान वंश या गोत्र में, समान वंश या गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, समान वंश या गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, समाज में मसाई जनजाति की व्यक्ति, समाज में मसाई जनजाति के व्यक्ति विशेष की, व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा, व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा उनके पालतू जानवरों की, उनके पालतू जानवरों की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, संख्या के आधार पर निर्धारित होती है, मसाई जनजाति में, मसाई जनजाति में विवाह प्रथा का प्रचलन विशेष है, मसाई जनजाति में विवाह प्रथा का प्रचलन विशेष है, इनके समाज में, इनके समाज में समान गोत्र में, इनके समाज में समान गोत्र में विवाह को, समान गोत्र में विवाह को पूरी तरह निषेध माना जाता है, पूरी तरह निषेध माना जाता है, इस जनजाति में विवाह की आयु, इस जनजाति में विवाह की आयु आमतौर पर
आमतौर पर 20 से 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। बीस से 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। परंतु कभी कभी यह निर्णय शेषावस्था में भी तय हो जाते हैं। कभी कभी यह निर्णय शेषावस्था में भी तय हो जाते हैं। विवाह के बाद प्रथम संतान के जन्म पर लड़की का पिता लड़के वाले को शहद से बनी शराब भेंट करता है। मसाई समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। मसाई समाज में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। जो व्यक्ति की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति की संपत्ति और प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है, शिक्षा की कमी एवं बाहरी देशों से संपर्क नहीं होने के कारण ये लोग जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। ये लोग जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। ये लोग अपने आप को एकेश्वरवादी मानते हैं और एंगाई देवता में विश्वास रखते हैं। एंगाई देवता में विश्वास रखते हैं। इनका एक
इनका एक धार्मिक नेता होता है, इनका एक धार्मिक नेता होता है जिसे लेबोन कहा जाता है, जिसे लेबोन कहा जाता है। जो उपचार और भविष्यवाणियां भी करता है, जो उपचार और भविष्यवाणी भी करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का टॉपिक सामाजिक संगठन मसाई जनजाति से संबंधित। आज हमने इसमें आवास, घर, वस्त्र, व्यवसाय और सामाजिक संगठन, ये चारों पॉइंट हमने क्लियर किए हैं आज के इस क्लास में। तो आपने, मैं आशा करता हूं कि आज इन टॉपिक जो अधूरे रहे थे पिछली क्लास में, वो इस क्लास में मैंने करवाए हैं। तो आप मुख्य रूप से उसके नोट्स बना लीजिए और उस अब पूर्ण रूप से आप तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम आपके नज़दीक में है, समय बहुत कम है आपके पास में, और सेमेस्टर पद्धति आपकी चल रही है। सेमेस्टर पद्धति में अगर आपका एक भी पेपर ड्यू रह गया तो उसके बाद में आपको बैक सेमेस्टर में जाना होता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि सभी कोई विद्यार्थी पीछे बैक जाए। मैं ये चाहता हूँ आप अच्छे अंक से पास हो, आपके अच्छे परसेंटेज बने, तो आपके बीए सेमेस्टर आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी छात्रों को। बहुत सुंदर लाइन है कि आज के जमाने में रिश्तों की हकीकत यह है कि सुन लो तो सुलझ जाते हैं और सुना दो तो उलझ जाते हैं। यानी हम अगर लोगों की, अपने समाज की, परिवार की बातें जब तक सुनते जाएंगे, हम उनकी चाहे झूठ हो चाहे सच हो, तब तक, यानी हमें उसे, हमारी जबान से कुछ नहीं कहेंगे कि ये सही है ये गलत है, तब तक उनका और हमारे बीच में रिश्ता बना रहेगा। जिस दिन हम उसको ये कह दिया कि ये आपकी बात गलत है, ये आपकी बात सही है, अगर हमने उनको सुना दी तो वो रिश्ते उसी दिन उलझ जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। तो इसी सुविचार के साथ धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।